Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Abrar, for inviting me here. So when Dr. Abrar asked me to come here and present, so I was thinking कि भाई क्या चीज़ present करें. तो then he advised कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जो undergrad के भी काम आए, postgrad के भी काम आए. So I thought कि one of the biggest challenges in operative dentistry is about getting a class 2 restoration, because what happens is, if you ask any dental graduate, it's easier for them to carry out root canal on single rooted straight teeth. In fact bicuspid से भी आसान होता है. Molar में भी अगर आपकी access बेहतर है, patient की mouth opening बेहतर है, you can do that. Upper 6 and 7 को भी हटा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर root canal is not that difficult. So the procedural skills and the competency of a class 2 restoration actually tells कि आप कितने अच्छे dentist हैं. क्योंकि whatever you do, you end up in, getting some challenges. और वो challenges क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, right? So this is my disclaimer statement. So challenges class 2 में ये होते हैं कि सबसे मुश्किल काम contact point बनाना होता है. Whatever you do, sometimes your contact point remains open, sometimes it gets too tight, sometimes it's not anatomical. दूसरा ये कि proximal contour सही नहीं आते. Whatever type of contact you develop, अगर contour सही नहीं है और anatomy सही नहीं है, तो your patient would continue to complain कि जी मुझे तो चीज़ें फंसती हैं. And you would notice कि बहुत अच्छा crown आपने लगाया, and after several months you notice कि जी अब चीज़ें फंस रही हैं. पेशेंट कहता है जी क्राउन तो आपने कर दिया, रूट कनाल कर दी, लेकिन आई एम गेटिंग फूड पैकिंग बिटवीन माई टीथ. और ये बहुत कॉमन है, ये शिकायत बहुत कॉमन है. इफ़ यू आस्क एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों से किसी से पूछे तो पता चलेगा कि जी जब से हम डेंटिस्ट के पास गए तब से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है. तो समटाइम्स दिस ओपन कॉन्टैक्ट इशू इज़ आइट्रोजेनिक. It's created by dentists because they don't understand or don't pay attention to it. तो ये जो open contact है ना, proximal contact का issue, unfortunately ये बहुत ही underestimated है. आपके करिकुलम में भी इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती. आप हम डेंटिस्ट बन जाते हैं, लाइसेंस होता है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइट कॉन्टैक्ट बनाना, एनाटमिकल कॉन्टैक्ट विद कंपोजिट और एमेलगम, इससे हाथ पाँव फूल जाते हैं बहुत से लोगों के. वो कहते हैं हमसे रूट कनाल करा लें, क्राउन करा लें, एक्सट्रैक्शन करा लें, स्केलिंग करा लें, क्लास 2 या मॉड ना दें हमें, बिकॉज उससे बेसिकली पता चल जाता है अगले को कि हमें काम आता है कि नहीं आता है. तो क्लास 2 या एक मॉड रेस्टोरेशन आपकी स्किल का पर्दा चाक कर देती है. तो इफ़ यू वर टू डेवलप एनी सिंगल स्किल वंस यू ग्रेजुएटेड, it's a class 2 restoration. It actually demarcates and distinguishes between a good dentist and a bad dentist, right? फिर embrasure. अब embrasure form पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, embrasure है किधर. Buccal और lingual aspect of your contact, थर्ड डायमेंशन के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो embrasure होती हैं. फिर gingival floor पे किसी किस्म के ledge ना बने आपकी restoration पे. फिर retention हो. आपको अक्सर मरीज़ आपकी क्लिनिक में आके कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमने फिलिंग कराई थी लेकिन वो निकल जाती है. और आप ये कहते हैं ऐसा कैसे यार, हम जो फिलिंग करते हैं वो तो नहीं निकलती. तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की फिलिंग करते हैं जो कुछ अर्से बाद निकल जाती है, राइट? तो ये लोग हैं, ये हम ही में से मौजूद हैं. लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जनरल डेंटिस्ट हैं, ऑपरेटिव को छोड़ के बाकी सारे जो डेंटिस्ट हैं, दे डोंट पे अटेंशन टू द रिटेंशन फॉर्म. पढ़ा सबने होता है रेसिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म, बट व्हेन इट कम्स टू थिंक अबाउट कि यार ये जो रेस्टोरेशन में कर रहा हूँ ये स्टैंड अलोन रिटेंटिव है कि नहीं है, और ये डिसलॉज होगी कि नहीं होगी, इसमें रिटेंटिव फीचर्स हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं कि नहीं किए, तो उसका सच्चा जवाब ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आइदर रिलाई ऑन कंपोजिट के एडिशन पे चिपक जाएगी फिलिंग, या बस ये फंस जाएगी. दे डोंट थिंक अबाउट कि जी इसमें प्रॉपर रिटेंशन फॉर्म्स होनी चाहिए, कर्व्स होने चाहिए, ग्रूव्स होने चाहिए, टेपर होना चाहिए, कन्वर्जेंस ऐसी होनी चाहिए कि ये फिलिंग जब हम करें तो ना निकले. एंड एट द सेम टाइम टूथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इतने ज़्यादा रिटेंटिव फीचर ना डाल दें, इतना ओवर प्रेप ना कर दें, पता चला फिलिंग तो रह गई, दांत टूट गया, राइट? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि people don't pay attention is the marginal ridge approximation. One of the fundamental objectives of operative dentistry is कि आप क्राउन लगाएं या फिलिंग करें, adjacent teeth की marginal ridges हमेशा बराबर होनी चाहिए. If your marginal ridges are not at the same level, you are asking for food catching between teeth. तो आपने 2 क्राउन लगाए हैं, 2 फिलिंग्स की हैं, या एक फिलिंग की एक क्राउन लगा हुआ है, या एक नेचुरल टूथ और साथ में क्लास 2 की है, आपकी मार्जिनल रिजेस अगर एक लेवल पे नहीं है तो इसका मकसद यू आर फेल. अगर आपको एक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का कंसल्टेंट या फैकल्टी
मार्क करेगी उस फिलिंग पे तो वो आपको कम नंबर देगी, बल्कि फेल कर देगी, क्योंकि आपकी मार्जिनल वेजेस बराबर नहीं है ना। आप ऑनेस्टली सब आपस में पूछें कि यार हमसे तो किसी ने नहीं पूछी ये बात, या हमें तो किसी ने नहीं बताई ये बात, ये किताबों में लिखी हुई है। इट्स सिंपली दैट वी डोंट पे अटेंशन टू इट, राइट? फिलिंग इज़ एन अंडरपेड सर्विस दैट वी ऑफर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक बहुत अहम सर्विस है। इफ़ वी नो हाउ टू कैरी आउट अ प्रॉपर क्लास 2, आप अपने मरीज़ का कॉन्फिडेंस जीत लेंगे, राइट? अच्छा जी, फेलियर्स कहाँ से आते हैं? फेलियर्स मोस्टली आते हैं सेकेंडरी डिके से। और सेकेंडरी डिके कब होता है? जब आपकी फिलिंग पूरी तरह अप्रॉक्सीमेटेड नहीं है, आपने रिकरेंट डिके मतलब केरीज छोड़ी हुई हैं, पूरी तरह कंडेंस नहीं किया, या आपकी कैविटी की प्रेप दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका इंसिडेंस क्या है, तो यूजुअली एमेलगम में 3% होता है। यानी अगर आप 100 एमेलगम फिलिंग करेंगे क्लास 2, तो 3 फिलिंग्स में इम्कान है कि क्लास आप रिकरेंट डिके हो जाए। बट एक अच्छे डेंटिस्ट की फिलिंग में रिकरेंट डिके नहीं होना चाहिए। यू मेक श्योर दैट यू यूज़ योर हाई स्पीड, यू यूज़ योर लो स्पीड, यू इफेक्टिवली यूज़ योर एक्सकवेटर बिफोर प्लेसिंग योर फिलिंग। तो फिलिंग प्लेस करने से पहले मेक श्योर दैट देयर इज़ नो सॉफ्ट मशी डेंटन अराउंड। इट हैज़ टू बी क्लीन एंड हेल्दी टू स्ट्रक्चर मार्जिन्स, राइट? फिर रिटेंशन फीचर्स डालने हैं आपको, रिटेंटिव फीचर्स। मेक श्योर कि रेसिस्टेंस फॉर्म सही हो, यानी फिलिंग की वजह से दांत कमज़ोर ना हो और दांत की वजह से फिलिंग कमज़ोर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम प्लेसिंग माई एमेलगम और मेरा एमेलगम 1 मिलीमीटर से भी थिन है, तो इसका मकसद आई एम आस्किंग फॉर अ फेलियर। थिन क्रॉस सेक्शन में मेटल अलॉय इज़ अ वेरी वीक मटीरियल, वो तो हाथ में आ जाएगा कुछ दिनों में, टूट के बराबर हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे यार ये मेटल कैसे टूट गया? वो इसलिए टूट गया बिकॉज यू हैवंट गिवन द राइट रेसिस्टेंस फॉर्म टू योर रेस्टोरेशन। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और सबसे अहम बात जो है वो है आपकी ओपन कॉन्टैक्ट। तो ओपन कॉन्टैक्ट अगर आपकी फिलिंग में है तो इट्स एन इंडिकेशन कि आप उसको रिप्लेस कर दें, भले पेशेंट में कोई और सिम्टम नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? यूजुअली वी कैरी आउट आवर एग्जामिनेशन कैसे करते हैं हम? एक माउथ मिरर होता है और एक एक्सप्लोरर होता है। वो जो 2 चीज़ें जो हम नहीं इस्तेमाल करते अपने एग्जामिनेशन में, वो क्या है? एक पेरियो प्रोब। वी हैव टू यूज़ पेरियो प्रोब इन आवर एग्जामिनेशन। नो एग्जामिनेशन इज़ कंप्लीट विदाउट यूजिंग अ पेरियो प्रोब। सिमिलरली, अगर मेरे एग्जामिनेशन डिलीवरी ट्रे पर फ्लॉस नहीं है तो माई एग्जामिनेशन इज़ फॉल्टी। अ गुड एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स पासिंग योर फ्लॉस बिटवीन टीथ, बिटवीन योर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में आपने फ्लॉस नहीं चेक किया तो आपका एग्जामिनेशन में स्कोर 0 है। तो जब भी पेशेंट आएगा आप हार्ड टिश्यू देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू देखेंगे, केरीज देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मार्जिन्स, क्लास 5 एरिया देखेंगे, नेक का एरिया देखेंगे, लिंगुअल एस्पेक्ट देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू देखेंगे, एंड एट द एंड फ्लॉस ज़रूर करेंगे। अगर आपने फ्लॉस नहीं किया है तो इसका मकसद आपका एग्जामिनेशन अधूरा रह गया है, राइट? अच्छा जी, अब ये देखें, अब कॉन्टैक्ट सही है, लेकिन लुक एट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट आपकी फिलिंग ने डेवलप नहीं किया है तो आपका इम्ब्रेजर कभी भी सही नहीं है। आप कहेंगे यार कॉन्टैक्ट तो सही है, मैं फ्लॉस पास कर रहा हूँ, फ्लॉस में तो रेसिस्टेंस है, बट योर पेशेंट वुड कंटिन्यू टू कंप्लेन कि जी मेरी तो चीज़ें फंस जाती हैं। मैं जब भी कोई फाइब्रस फूड खाता हूँ या खाती हूँ, स्पेशली चिकन, बीफ, आई गेट प्रॉब्लम्स, इधर चीज़ें फंसती हैं। तो आप कहेंगे यार ये क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट भी सही है, इट लुक्स गुड, बट अगर आप क्लोजली देखें तो इट लुक्स गुड बट इट डज नॉट लुक एनाटॉमिक, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आप का रेस्टोरेशन सही हो, बी इट क्राउन और अ फिलिंग, तो मेक श्योर कि उसकी शेप जो है वो वैसी हो जैसे अल्लाह मियां ने बनाई थी। एनाटॉमिक शेप होनी चाहिए, बिकॉज डेंटिस्ट्री इज़ नथिंग बट एन इंटरप्ले ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। अगर चीज़ों की फॉर्म दुरुस्त नहीं है तो कभी भी सही फंक्शन नहीं करेंगे। तो फॉर्म और फंक्शन के इंटरप्ले का नाम डेंटिस्ट्री है। तो अगर आपने चीज़ों की फॉर्म सही बना दी, दांत की शक्ल सही बना दी, तो वो दांत का काम करेगा। जब जिस चीज़ की शेप ही सही नहीं है तो वो फंक्शन क्या खाक करेगी, राइट? अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है जो कि टेक्स्ट बुक से ली गई है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी कॉन्टैक्ट सही है, ये भी कॉन्टैक्ट सही है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एम्ब्रेजर बिल्कुल बंद हो गया, इधर एम्ब्रेजर खुला हुआ है। अगर एम्ब्रेजर बिल्कुल बंद कर देंगे तो जिंजवा अंडर स्टिमुलेशन का शिकार होगा और वहाँ पे अंडर स्टिमुलेशन की वजह से रिसेशन होगी। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खोल देंगे, ये तो सही है वैसे, ज़रूरत से ज़्यादा खोल देंगे तो जिंजवा ओवर स्टिमुलेशन का शिकार होगा एंड यू विल गेट जिंजवल ट्रॉमा और फिर रिसेशन होगी। तो इन एनी केस सही एनाटमी बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, बी इट अ क्लास 2 रेस्टोरेशन, बी इट एन इनले ओनली, बी इट अ क्राउन। जब तक फॉर्म सही नहीं होगी, वट एवर वी डू इज़ गोना फेल, राइट? अब ये देखें, ये भी आपकी बुक से ली गई तस्वीर है। इसमें आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, वेन एवर वी आर कैरिंग आउट अ क्लास 2 प्रिपरेशन, व्हाट हैपन्स इज़ कि हम
कोशिश करते हैं कि हैंड पीस से ही बना दें। जब आप ड्रिल इस्तेमाल करते हैं तो जो एडजेसेंट टूथ होता है ये एरिया सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, वल्नरेबल होता है कि इधर डेंट लग जाए, निक हो जाए। और अगर निक हो गया और आप अब कभी इंग्लैंड या अमेरिका का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूर फेल, क्योंकि वो लूप लगा के देखते हैं कि एडजेसेंट टूथ पे कोई डेंट लगा है कि नहीं। अगर एडजेसेंट टूथ पे निक हो गया, गॉन भाई, अब अगली दफ़ा आना। तो मेक श्योर कि जब भी आप क्लास 2 बना रहे हैं या क्राउन कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए एडजेसेंट टूथ पे टच नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट थिन बर्ड्स, राइट। और आपको फिर भी डर लगता है कि यार ये मेरा पेशेंट हिल जाएगा, ये तो बहुत हिल रहा है, या मेरा हाथ इतना स्टेडी नहीं है, तो क्या करें, प्लेस अ बैंड ऑन द एडजेसेंट टूथ या वेज लगा के थोड़ा सा दूर कर लें पहले उसको, और फिर क्लास 2 प्रेप करें। और मेक श्योर कि जो आपका प्रॉक्सिमल सरफेस को जब ब्रेक करें तो वो आप हैंड इंस्ट्रूमेंट से ब्रेक करें, राइट। अगर हैंड पीस से ही करना है, बर्ड से करना है, तो मेक श्योर कि बैंड लगा हुआ उधर, एक बैंड की कुर्बानी दे दें, साथ वाले टूथ के एनामल की कुर्बानी ना दें, राइट। बिकॉज वो जो निक होगा उधर, जो डेंट लगेगा, वो सेकेंडरी वहाँ पे एक डीके को दावत देगा। और अगर वहाँ पे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर पे डेंट लग गया तो मेक श्योर कि वॉट एवर यू डू, अल्फाज को लिख लें, वहाँ पे चीज़ें फंसती रहेंगी, वॉट एवर यू डू, बिकॉज अल्लाह मियाँ ने प्रॉक्सिमल सरफेसेस को कॉन्वेक्स बनाया है, तो आपको भी कॉन्वेक्स रखना है। उसमें अगर कॉन्केविटी आ गई, आप सर के बल खड़े हो जाएं, चीज़ें फंसती रहेंगी वहाँ पे, राइट। अच्छा जी, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे अमेलगम फिलिंग हुई है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि मेक श्योर कि आपकी अमेलगम है या किसी और डेंटिस्ट की अमेलगम है। इफ़ पेशेंट हैज विजिटेड यू फॉर स्केलिंग, तो मेक श्योर कि आप अमेलगम को भी पॉलिश करें, बिकॉज अ पॉलिश रेस्टोरेशन इज़ लेस लाइकली टू कलेक्ट प्लाक। तो आपके अमेलगम हो या कंपोजिट है, वेन एवर पेशेंट इज़ देयर एंड विजिटिंग यू फॉर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी रेस्टोरेशन को भी पॉलिश करें, ये नहीं कि बस दांत को कर दिया। तो रेस्टोरेशन को पॉलिश करना इज़ आवर ड्यूटी, राइट। एंड मेक श्योर दैट देयर आर नो लेजेस। अगर किसी और डेंटिस्ट ने भी किया है और आपको लेज नज़र आ रहा है, तो टेल द पेशेंट, टेक कंसेंट एंड रिमूव द लेज, बिकॉज ये लेजेस इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंट डिके, राइट। मेक श्योर कि कोई लेजेस नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव लेज है, मतलब रेस्टोरेशन अंडरफिल्ड है, तब भी आप पेशेंट को बताएं और उनको कहेंगे देखें आपको शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिकरेंट डिके हो जाएगा, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको हम रिप्लेस करें। उसके इमेज ले लें, उसकी तस्वीर ले लें, रेडियोग्राफ ले लें, मरीज़ को बता के कन्विंस करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, राइट। कि पेशेंट जब आपके पास आया था और आपके पास से गया था तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट के लिए प्रेप हो रहा है, राइट। तो कंपोजिट के लिए जब आप प्रेप करते हैं तो यू डोंट नीड टू ऐड टू मच रिटेंटिव फीचर्स, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप इनामल को मैक्सिमम जो है वो कंजर्व करें। लेकिन जब इसके फिनिशिंग पे लोग आते हैं तो दे ट्राई टू फिनिश इट अप विद अ ब्लू कॉलर और अ कोर्स बर। तो ये याद रखिए, वेन एवर यू आर फिनिशिंग अ कंपोजिट रेस्टोरेशन, यू हैव टू मूव फ्रॉम कोर्स टू फाइन। अब यहाँ पे मल्टी फ्लूइटेड बर यूज़ किया गया है, उसके बाद फिर आप सोफ्लेक्स डिस्क यूज़ करें, कप्स यूज़ करें या पॉलिशिंग व्हील यूज़ करें। मेक श्योर कि कंपोजिट रेस्टोरेशन शुड बी सुपर ड्यूपर स्मूथ। यानी जब आप अपना एक्सप्लोरर रेखें कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट कंपोजिट रेस्टोरेशन पे फेरें तो पता नहीं चलना चाहिए कि दांत कहाँ पे और कंपोजिट कहाँ पे। इट शुड बी कन्फ्लुएंट, इट शुड बी मर्ज्ड। कोई लेज नहीं आना चाहिए, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आनी चाहिए। अगर लाइन ऑफ डिमार्केशन आ रही है तो उसका क्या मकसद है कि रेस्टोरेशन दुरुस्त नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर कि इट्स वेल ब्लेंडेड, राइट। कलर तो बात की बात है, लेकिन मार्जिन बिल्कुल ब्लेंडेड होना चाहिए हर डायमेंशन में। ओक्लूजो, प्रॉक्सिमल, जिंजिवल हर जगह पे स्मूथ होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये कॉमन क्वेश्चंस लोग करते हैं कि भाई हम कितनी वेजेस लगाएं, वेजेस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस किस्म की वेजेस लगानी चाहिए। तो रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब ये, जहाँ का एम्ब्रेजर बड़ा है वेज वहाँ से जाएगी। यानी अगर आप अपर 6 पे काम कर रहे हैं तो आप पैलेटल से लगाइए, लोअर 6 पे काम कर रहे हैं तो बकल से लगाइए, क्योंकि ये यूजुअली ये एम्ब्रेजर बड़े होते हैं। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आई प्लेस माई डायरेक्शन अ लिटिल एपिकल, यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, स्लाइटली एपिकल होना चाहिए, ताकि आपको कॉन्टैक्ट एरिया डेवलप करने के लिए जगह मिल सके। और किस तरह की वेजेस लगाएं? आइडियली एनाटॉमिकल वेजेस लगाएं, दे आर सुपीरियर देन नॉन एनाटॉमिकल वेजेस, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंट्रोल डेवलप होता है, तो आपके पास जगह मौजूद होती है काम करने के लिए, राइट। टेस्ट क्या है? टेस्ट एक बड़ा सिंपल सा है। अगर आपका वेज नहीं है तो आप किसी भी वुडन चीज़ से, टूथपिक से भी बना सकते हैं वेजेस, राइट। यू कैन कस्टमाइज इट। मेक श्योर कि यू हैव गॉट अ ब्लेड एंड अ हैंड पीस जिससे आप बना दें। बट मेक श्योर इसका टेस्ट ये है कि जब आपने ऑटो बैंड लगाया हुआ है, मैट्रिक्स बैंड लगाया हुआ है और वेज की हुई है, तो हिलना नहीं चाहिए। फिर आप अपने एक्सप्लोरर से मूव करें अगर आपकी असेंबली हिल रही है।
आपका बैंड हिल रहा है या वेज हिल रही है तो उसका मकसद ये सही नहीं है। एक सही बैंड वेज असेंबली वो होती है जो कि आपके एक्सप्लोरर से हिलनी नहीं चाहिए, शुड बी स्टेबल, सो दैट व्हेन यू प्लेस योर एमलगम लेज ना बन जाए, अदरवाइज आप ओवरहैंग बना देंगे वहाँ पे, राइट। अच्छा जी, अब देखिए, अब ये है, अब यहाँ पे अगर आप अपना टोफल मायर यूज़ करेंगे तो क्या मसला होगा, आप 3 फिलिंग्स एक साथ नहीं कर सकते। टोफल मायर में प्रॉब्लम ये होती है आप एक वक्त में एक ही फिलिंग कर सकते हैं, भले मीजल हो, डिस्टल हो या मॉड हो। तो इसीलिए वी प्रेफर ऑटोमेट्रिक्स, आप एक साथ 16 फिलिंग्स कर सकते हैं अगर आपके पास ऑटोमेट्रिक्स है, बिकॉज देयर इज़ नो रिटेनर। रिटेनर ना होने की वजह से वो जगह नहीं घेरता, आप आराम से मल्टीपल फिलिंग्स कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप टोफल मायर लगा रहे होते तो आप नहीं कर सकते थे सारा काम, आपको मल्टीपल विजिट्स में करना पड़ता। तो मेक श्योर कि आप ऑटोमेट्रिक्स को इस्तेमाल करें। आई एम नॉट proposing this for commercial reasons, it's simply because we use it और we think कि बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब यहाँ पे अमेलगम करना चाहिए कि कंपोजिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, एक रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपका जो इंटरकस्पल डिस्टेंस है किसी भी टूथ का वो 1/3 से ज़्यादा है कैविटी का, प्रिपरेशन वाइड है, तो उसमें कस्पल कवरेज करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके अंदर अमेलगम करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। अगर बहुत ज़्यादा वाइड है, जैसे इधर कुछ रेस्टोरेशन बहुत ज़्यादा वाइड हो रहे हैं, तो आप अमेलगम को बहुत खास कंडीशन में कर सकते हैं, हर वक्त नहीं कर सकते, फिर आप कंपोजिट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हाई कैरीज रिस्क है तो बेहतर है कि आप अमेलगम यूज़ करें, बिकॉज कंपोजिट में रिकरेंट डिके का इम्कान ज़्यादा होता है कंपेयर टू अमेलगम। अमेलगम इज़ क्वाइट बैक्टीरियसिडल, राइट। अच्छा, अब एक और सवाल, स्पेशली वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास पेशेंट अमेरिका से आते हैं, तो अमेरिका में एक टेंडेंसी ये है कि बहुत से डेंटिस्ट जिनके पास काम नहीं होता, अगर उनके पास आप जाएं तो वो कहते हैं कि आप अमेलगम फिलिंग तब्दील करा लें, दिस मेटल इज़ नॉट गुड, इसमें मरकरी है, तब्दील करा लें। और बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट ये होता है नहीं, फिलिंग पुरानी हो गई, अब इसकी तब्दीली का वक्त आ गया है। तो जवाब ये है कि फिलिंग की तब्दीली का कोई वक्त नहीं होता जब तक वो सर्विस दे रही है और दुरुस्त है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई केरीज नहीं बन रही है, सेंसिटिविटी नहीं है, कॉन्टैक्ट दुरुस्त है, मार्जिन दुरुस्त हैं, तो उसको सर्विस देना चाहिए। यू कैन टेक मोर माइलेज आउट ऑफ इट, तो उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। एक सही फिलिंग को जो एस्थेटिकली भी सही हो और फंक्शनली भी सही हो, उसको रिप्लेस करना इज़ अ सिन, इज़ एन अनएथिकल प्रैक्टिस, सिंपली बिकॉज कि मुझे मेटल नहीं पसंद और मुझे कंपोजिट का शौक है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि मरीज़ उसके लिए पैसे दे। तो दिस इज़ अनएथिकल। अगर कोई कहे कि जी मुझे कहा गया है फिलिंग तब्दील कर दें और कंपोजिट कर लें, तो टेक्निकली इसमें 2 प्रॉब्लम है, एक तो ये अनएथिकल है और दूसरा ये कि कंपोजिट की हाफ लाइफ कम होती है कंपेयर टू अमेलगम। व्हाट इज़ द सर्विस लाइफ ऑफ एन अमेलगम रेस्टोरेशन? आराम से 8 से 12 साल। एक एवरेज डेंटिस्ट एक एवरेज अमेलगम प्लेस करेगा तो कम से कम 12 साल चलना चाहिए, और अच्छे तरीके से करेंगे तो 30-30 साल चलना चाहिए। अगर आपकी फिलिंग 5-8 साल से कम चल रही है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवरसेल्फ, हमारी फिलिंग को ज़्यादा चलना चाहिए, राइट। अच्छा, अब सेकेंडरी केरीज का इंसिडेंस कितना होता है? मैंने बताया अमेलगम में लेस देन 3% होता है, कंपोजिट में अप टू 7%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन कर कौन रहा है और आइसोलेशन कैसी थी, राइट। अच्छा, अब इसकी रिप्लेसमेंट में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे आए सॉ वीडियो जहाँ पे एक अमेलगम रिप्लेस कर रहे थे और उन्होंने सूट वो पहने हुए थे जो नासा वाले पहनते हैं, लाइक जैसे यूरेनियम को निकाल रहे हैं, तो दैट्स एन ओवरकिल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो बस सक्शन हाई स्पीड, अगर सक्शन चल रहा है और आपके पास में बेहतर स्कैवेंजर सिस्टम मौजूद है या हाई वॉल्यूम सक्शन है और डिस्पोज करने का तरीका मौजूद है, किसी भी आप फिक्सर में डाल सकते हैं जो बल्क चंक निकलेंगे, इट्स मोर देन इनफ। बस हाई वॉल्यूम सक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आपके पास हाई वॉल्यूम सक्शन नहीं है तो फिर ये रिस्की बिजनेस है, क्योंकि जो मरकरी के वेपर्स बनेंगे मरीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक दफ़ा करा के चले जाएगा। हमें तो ये काम रोज़ाना करना है, आप तो रोज़ाना पेशेंट देखते हैं और ज़िंदगी भर देखेंगे, 40-40 साल तक देखेंगे, तो हु इज़ एट मोर रिस्क? डेंटिस्ट इज़ एट मोर रिस्क, नॉट द पेशेंट। तो ये जो मरीज़ परेशान हो रहे होते हैं ना कि ये अमेलगम में मरकरी है, तो भैया उसकी जान को वो खतरा नहीं होता, खतरा हमारी जान को होता है, बिकॉज हम रोज़ाना ये काम कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा जी, अब ये देखें, इट्स अ बिग रेस्टोरेशन, तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन है तब्दील करने की? सो वेन एवर यू सी एन अमेलगम रेस्टोरेशन जिसमें कोई क्रैक हो या एक दांत में इस तरह की अमेलगम हुई है कि 2 अलग अलग मटेरियल से फिल हुआ है और वो जंक्शन एक जगह पर है, यानी रेस्टोरेशन से मिल रही है, अलग अलग वक्तों में की गई है, तो इसका मकसद वहाँ पे गैल्वेनिक सेल बन गया है। 2 अलग अलग वक्तों में की गई है तो वहाँ पे उसको गैल्वेनिज्म भी महसूस होगा, करंट भी महसूस होगा, या सेंसिटिविटी होगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मेटालिक रेस्टोरेशन सिंगल पीस में हो, इट शुड बी सिंगल पीस रेस्टोरेशन एंड इट शुड बी स्टैंड अलोन रिटेंटर। अलग अलग वक्त में ये क्रैक है तो आप उसको रिप्लेस कर दें। पेशेंट की बाइट हैवी है तो ट्राई टू रिस्टोर इट विद अ मेटालिक एलॉय रेस्टोरेशन,
कंपोजिट इज़ नॉट अ गुड मटेरियल फॉर ब्रक्सिज्म पेशेंट्स, जिसको पैराफंक्शन है, क्लेंचिंग करता है, हैवी ड्यूटी बाइट है, पान छालिया गुटखा वाला ग्रुप है, उसके लिए कंपोजिट नहीं है, राइट? उसके लिए तो सिरेमिक क्राउन भी नहीं है, उनके लिए आप मेटल करें और मेटल के क्राउन लगाएं और एलॉय रेस्टोरेशन प्लेस करें, राइट? तो यहाँ पे फिर एलॉय की गई है, राइट? एंड believe me, a good alloy, well polished alloy looks far more beautiful than a faulty composite, right? एक ऐसा alloy जिसके कॉन्टैक्ट सही है, मार्जिन सही है, it's a big service to the patient। बिल्कुल उसी तरह जैसे कास्ट पार्शल को कम लोग करते हैं डेंटिस्ट्री में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिशनर से पूछें तो दे वुड से स्टैम्प पेपर पे लिख के कहेंगे कि जी कास्ट पार्शल इज़ अ वेरी गुड सर्विस, लेकिन इट्स अंडर यूटिलाइज। इसी तरह अमेलगम इज़ एन एक्सेलेंट सर्विस बट अंडर यूटिलाइज, राइट? तो मेक श्योर। इसी तरह मेटल क्राउन लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल क्राउन से मेरी मुराद स्टेनलेस स्टील के क्राउन्स नहीं है, खैर वो भी कम ही करते हैं लोग, लेकिन जो कास्ट मेटल के क्राउन्स हैं, कोबाल्ट क्रोमियम वाले, जो टूथ वेयर वाले पेशेंट्स पे जिनकी एस्थेटिक डिमांड्स नहीं है, छालिया वालिया खाते हैं या इंटरक्लूजल स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे आपको मेटल क्राउन करने चाहिए, स्पेशली 6-7 के रीजन में, राइट? जहाँ पे एस्थेटिक डिमांड नहीं है पेशेंट की, ये बहुत ज़्यादा ब्रक्सिज्म है। तो कास्ट मेटल के क्राउन करने में फ़ायदा क्या है? आपको प्रेप बहुत कम करनी है, राइट? उसमें सिरेमिक के चिप ऑफ होने का खर्चा नहीं है, उसके स्टेन होने का खर्चा नहीं है, उसकी सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 20-20 साल तक चलते हैं, राइट? अच्छा, अब देखें क्लास 2 के लिए घूम फिर के 2 ही मटेरियल्स हैं आपके पास फॉर डायरेक्टली प्लेस्ड रेस्टोरेशन, अमेलगम या कंपोजिट। आई प्रेफर अमेलगम फॉर अ रीज़न, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग डेंटिस्ट्री फॉर गुड 22-23 ईयर्स, राइट? बिल्कुल इन अ रो। एंड व्हाट आई हैव सीन कि जो हमने अमेलगम किए 10-10, 12-12 साल पहले, उनमें कोई मसला नहीं है। जो कंपोजिट्स किए उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी स्किल के साथ 8-9 साल में या तो डिस्कलर हो जाती हैं, या उनके अंदर कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं, या वो उतनी अच्छी नहीं रहती हैं जितनी अच्छी आपने डे 1 पर होती हैं। तो फिर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है कि यार ये तो इतनी अच्छे तरीके से की गई थी, इसकी तो तस्वीरें भी खींची थी, इसकी तो तस्वीरें भी हैं हमारे पास, पेशेंट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी जब ये किया था, ये क्या हो गया इन 5-8 सालों में कि ये कंपोजिट जो है ये डिस्कलर हो गई हैं। तो याद रखें, कंपोजिट का बॉन्ड वक्त के साथ डिटोरिएट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, जबकि अमेलगम के कोरोजन प्रोडक्ट उसको वक्त के साथ बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो एक पुराना अमेलगम इज़ अ बेटर रेस्टोरेशन दैन अ पुराना कंपोजिट, राइट? अच्छा, अब इस बैकग्राउंड के साथ एक स्टडी जो कुछ अर्से पहले हमने की थी वो दिखा देते हैं आपको जल्दी, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने आई थिंक ज़्यादा ही टाइम ले लिया होगा। तो ये इट्स अ क्लिनिकल ट्रायल दैट वी गॉट इनरोल्ड एट clinicaltrials.gov, बाद में पब्लिश भी कर दिया था। आगा खान यूनिवर्सिटी से इसके लिए हमें ग्रांट भी मिली थी, इसका एथिकल अप्रूवल भी लिया था। तो मसला ये है कि जो देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरडेंटल जिंजिवा की सेहत बरकरार रखने के लिए। अगर मेरा प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट खुल जाए तो फ़ौरन से इंटरडेंटल पेपिला पे इंजरी आ जाएगी और वो रिसीड कर जाएगा। तो इंटरडेंटल पेपिला को आप चाहते हैं कि उसकी इज़्ज़त और सेहत बरकरार रहे, तो आप कॉन्टैक्ट को सही रखें। प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट आपने ख़राब किया और तबाह हो गया। इसी तरह अगर आपको डेवलप करना है प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट, तो देयर इज़ अ वेल नोन फिनोमेना दैट प्रॉब्ली ऑपरेटिव पीपल एंड प्रोस्थोडोंटिस्ट नो, दैट इज़ कॉल्ड डेनिस टार्नाउ प्रिंसिपल। डेनिस टार्नाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरडेंटल एरिया के अंदर जिंजिवा पूरी तरह फिल इन हो जाए और कॉन्टैक्ट पॉइंट पूरी तरह बन जाए, तो आप अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द रेस्टोरेशन को क्रेस्टल बोन से 5 मिलीमीटर के अंदर रखें। अगर 5 मिलीमीटर या लेस रूम है तो आपका इंटरडेंटल पेपिला भी आ जाएगा, बोन भी आ जाएगी। अगर इससे रूम ज़्यादा है तो आप ज़िंदगी भर मेहनत करते रहें, कभी भी इंटरडेंटल पेपिला फिल इन नहीं होगा और ब्लैक ट्रायंगल बन जाएंगे। तो दैट्स अ गोल्डन प्रिंसिपल। डेनिस टार्नाउ अभी भी हयात है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता है एज अ पेरियोडोंटिस्ट, लेकिन उसका प्रिंसिपल सही है। आप करके देख लें, कभी भी आप 2 इंसाइजर लगा रहे हैं, मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर, मेक श्योर कि प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट बोन से 5 मिलीमीटर के फासले पर हो, एंड देन यू सी द मैजिक। आपका इंटरडेंटल पेपिला बिल्कुल परफेक्टली जो है वो फिल इन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लें, आपका ब्लैक ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे, राइट? तो अब क्लास 2 जब आप अमेलगम कर रहे होते हैं तो टाइट कॉन्टैक्ट आसान है, आप कॉम्पैक्ट करते हैं बन जाता है। लेकिन कंपोजिट में ये एक नाइटमेयर है, क्योंकि कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट श्रिंक, और श्रिंकेज ऑफ द कंपोजिट इज़ अबाउट 7%। अब तो नए कंपोजिट में 2% के करीब है, लेकिन आमतौर पे 7-8% होता है। प्लस जो थिकनेस ऑफ द बैंड है वो तो वहीं की वहीं रहती है। जब आपने बैंड उतारा तो पता चला जो बैंड की जगह थी वो ओपन कॉन्टैक्ट आ गया। अब आपने किया तो बड़ा अच्छा कंपोजिट था, लेकिन बाद में जब आप फ्लॉस डालते हैं तो आपको बड़ी मायूसी होती है कि यार ये क्या मजाक है, हमने तो इतना अच्छा कंपोजिट किया था, ये तो खुला रह गया। फिर आप पेशेंट को कहते हैं अच्छा बस इसका ख्याल रखें, क्लीन रखें, सही हो जाएगा, जबकि हमें भी पता है वो कभी भी सही नहीं होने वाला। वो उसी वक्त सही होगा जब आप उसको सही करेंगे। खुद ब खुद सही होता तो वो हड्डी थोड़ी जो हील अप हो जाए,
टूथ में तो आपको हाथ से सही करना पड़ता है, टूथ हील अप नहीं होता, सिर्फ छोटे मोटे इंसिपिएंट लीजन फ्लोराइड से हील अप हो सकते हैं, अदरवाइज टूथ का क्रैक, टूथ की कैविटी खुद से हील अप नहीं होती। वी ऑल नो दैट, वी आर डेंटिस्ट। और क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बिकॉज वहाँ पे अमीलोब्लास्ट उस तरह नहीं है, उसके सेल्स ही मौजूद नहीं है। जब सेल्स ही मौजूद नहीं है तो रिपेयर कैसे होगा इनामल? तो इनामल इज़ लाइक स्किन, बट स्किन हैज सेल्स, इनामल हैज़ नो सेल्स। तो इनामल को आपको हाथ से सही करना पड़ेगा, राइट? अच्छा जी, तो अब क्या होगा? अब ये जो आप कितने ही अच्छा कंपोजिट प्लेस कर लें, सम डिग्री ऑफ ओपन कॉन्टैक्ट विद रिमेन देयर। तो इससे बचने का क्या हल है? इससे बचने का हल ये है कि भाई आप सेपरेशन इस्तेमाल करें, यानी कि बाइट एंड रिंग यूज़ करें, वेजिंग यूज़ करें, बहुत सारे तरीके हैं। प्री वेजिंग यूज़ कर लें, मल्टीपल वेजिंग यूज़ कर लें, कंपोजिट का प्री क्योर बॉल यूज़ कर लें, आप सेपरेशन रिंग यूज़ कर लें, बहुत सारे तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, या इंसर्ट्स यूज़ कर लें, या आप इनडायरेक्ट कंपोजिट यूज़ कर लें। लेकिन वो रूटीन प्रैक्टिस में मुमकिन नहीं है। रूटीन प्रैक्टिस में वी नीड समथिंग विच इज़ सिंपल, चीप, ईजी टू कैरी आउट, दैट एनी डेंटिस्ट कैन ईजिली कैरी आउट। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है कि हम इसमें कोशिश करें कि इंटरडेंटल सेपरेशन यानी रिंग्स का इस्तेमाल करें, जिसको सेपरेशन रिंग या बाइटाइन रिंग बोलते हैं, राइट? अच्छा, अब बाइटाइन रिंग्स में अब ये स्टडीज़ पे नहीं जाते बिकॉज आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। इन विट्रो एविडेंस ही मौजूद है और इन वीवो भी एविडेंस मौजूद है कि सेपरेशन रिंग वर्क्स। अगर आप सेपरेशन रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपोजिट रेस्टोरेशन ज़्यादा टाइट बनेंगी, ज़्यादा प्रॉक्सिमली बेहतर बनेंगी, राइट? टाइट रेस्टोरेशन इन प्रॉक्सिमली जिसमें आप फ्लॉस डालें तो रेसिस्टेंस आए इज़ अ गुड रेस्टोरेशन। लेकिन मेक श्योर आपको ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जो कि कॉन्टैक्ट्स को मिला देते हैं, लाइन से आपके 3 क्राउन करें, जोड़ के लगा देंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट क्वैकरी। इफ़ यू कंबाइन एंड लिंक और स्प्लिंट योर टीथ टुगेदर विथ फिलिंग्स और विथ क्राउन, तो इट्स नथिंग बट क्वैकरी। दोबारा बोल रहा हूँ, इट्स नथिंग बट क्वैकरी। अच्छा डेंटिस्ट कभी भी दांतों को जोड़ता नहीं है, क्योंकि अगर दांत जुड़े हुए अच्छे होते तो अल्लाह मियाँ भी इसी तरह बंदों को पैदा करता है जिनके दांत जुड़े हुए होते। द ओनली इंडिकेशन फॉर लिंकिंग एंड जॉइनिंग टीथ इज़ जब आप ब्रिज लगा रहे हो, या जब आप ब्रेसेस कर रहे हो, या जब आप स्प्लिंटिंग कर रहे हो, ट्रॉमाटाइज डेंटिशन हो, राइट? ट्रॉमा हुआ है। अदरवाइज टीथ को स्प्लिंट करना, कास्टिंग की मदद से लिंक करना इज़ अ सिन, इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस एंड यू आर लीडिंग टुवर्ड्स पेरिडोंटल कैटेस्ट्रोफी। कभी भी दांतों को मत जोड़ें, राइट? भले आपको मुश्किल लग रहा है, किसी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन जोड़े नहीं उसको, राइट? आप जोड़ेंगे तो लॉन्ग रन में वहाँ पे इंटरडेंटल बोन भी ख़त्म हो जाएगी और वो सारे दांत ही चले जाएंगे, राइट? अच्छा जी, तो अब क्या करें? अब ये स्टडी है जो हम जल्दी दिखा देते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 अलग अलग सिस्टम को इस्तेमाल करके अपना सिस्टम बनाया है। मतलब हमने ऑटोमेट्रिक्स का मैट्रिक्स बैंड और सेक्शनल मैट्रिक्स पैलोडेंट सिस्टम का रिंग लिया और इससे अपनी इंटरवेंशन बनाई, बिकॉज हम देखना चाहते थे कि अगर हम कंपोजिट कर रहे हैं प्री मोलर्स में तो क्या टाइट कॉन्टैक्ट्स और कंट्रोल बन सकते हैं। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। तो इसका ट्रायल रन किया, इसका अप्रूवल लिया, इसके हमें ग्रांट मिली, इसको हमने रजिस्टर कराया। वेन एवर यू डूइंग अ ट्रायल, मेक श्योर कि वो रजिस्ट्री पे रजिस्टर हो। और सबसे फ्री रजिस्ट्री तो clinicaltrials.gov है, जहाँ पे आप अपने ट्रायल्स को रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं कराया तो ये ट्रायल जब आप पब्लिश होने भेजेंगे तो पब्लिश नहीं हो सकेगा, राइट? सैम्पल साइज कैलकुलेट किया, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। दोज हु आर इनटू एकेडमिक्स दे नो दैट किसी भी स्टडी करने से पहले सैम्पल साइज कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट? अच्छा, फिर अप्रूवल ले लिया जी, अप्रूवल ले लिया, रजिस्टर करा लिया इसको। फिर इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था कि जी प्रॉक्सिमल डिके होना चाहिए, राइट? और कोई और इशू नहीं होना चाहिए। फिर रेडियोग्राफ ले लिया जी, फिर उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया दिया, टीथ को प्रिपेयर किया हाई स्पीड हैंड पीस से, क्लास 2, और उसमें कंपोजिट की। अब 2 ग्रुप थे। कंट्रोल ग्रुप क्या है जी? कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमने ऑटोमेट्रिक्स बैंड लगाया है, और इंटरवेंशन या टेस्ट ग्रुप वो है जिसमें उसके साथ में रिंग भी लगाया है, राइट, टू गेट टाइटर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है जी, तमाम टीथ को प्रिपेयर किया और रेस्टोरेशन कर दी। ये सेटअप दिखा दिया अपना। अब ये है, अब यहाँ पे तस्वीर इतनी अच्छी क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने डायरेक्ट मुंह में नहीं खींची है, ये स्क्रीन से खींची है। पेशेंट के मुंह में कैमरा और कैमरा स्क्रीन पर है और स्क्रीन की तस्वीर ली गई है। चूँकि इनडायरेक्ट है और पुरानी भी हैं तस्वीरें, तो इतनी अच्छी नहीं है। अब मैं सोचता हूँ ये इतना अच्छा पेशेंट नहीं था इस काम करने के लिए। वाई? बिकॉज अगर आप देखें तो छालिया वालिया खाता है, तो इस तरह के पेशेंट पे इफ आई वर टू डू इट टुडे तो मैं कंपोजिट करूँगा ही नहीं। आई वुड प्लेस अमेलगम इन दिस पेशेंट, राइट? तो कंपोजिट करने का मकसद ये है कि जब इतनी आप छालिया वालिया खाते हैं तो जब इनामल का तबाह कर दिया तो कंपोजिट बेचारा क्या करता है उसके आगे, राइट? तो अब इसमें देखिए ऑटोमेट्रिक्स रिंग भी लगा हुआ है, यानी बैंड भी लगा हुआ है और सेपरेशन रिंग भी लगा हुआ है, राइट? और फिनिश एक क्लास 2 प्रेप है और एक क्लास 2 कंपोजिट रेस्टोरेशन है। आउटकम जो है वो ब्लाइंडेड असेसर ने, हमारे कोलीग ने असेस किया, और हम देखना क्या चाहते थे, टाइटनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट और कंटोर्स, राइट? फिर डेटा एनालिसिस प्लान भी बता दिया हमने, राइट? अब रिजल्ट्स
पता चला कि जी बाइकस्पिड्स जो हैं वो तमाम ही बाइकस्पिड्स हैं, अपर लोअर राइट लेफ्ट, राइट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वाज प्रीडोमिनेंटली केरीज। 188 टीथ थे, इसमें ज़्यादातर एडजेसेंट सरफेस अनरिस्टोर्ड थी। ये भी लिखना होता है कि आपकी एडजेसेंट कैसी थी, अपोजिंग कैसी थी, राइट। अच्छा जी, फिर एज दोनों ग्रुप में कमोबेश बराबर थी, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। कैविटी डायमेंशन भी बराबर थी और रेडियोग्राफिक डिस्टेंस भी एडजेसेंट टीथ से बराबर ही था। अलबत्ता दोनों ग्रुप्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट टाइटनेस मार्जिनली सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। जिस ग्रुप के अंदर रिंग इस्तेमाल किया गया उसमें टाइट कॉन्टैक्ट था निस्बतन। 0.05 से नीचे सारी वैल्यू पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट थी लेकिन मार्जिनली सिग्निफिकेंट थी। प्रॉब्लम इसमें यह था कि फ्लॉस इस्तेमाल किया गया। फ्लॉस इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव। कोई रीडिंग तो आती नहीं है, आप हाथ से करते हैं, अंदाजे की बेस पे लिखते हैं। फिर हमने और भी आउटकम देखे, कंटूर देखा, लेजेस देखे, ओवरहैंग्स, राइट। तो पता ये चला कि जी कंटूर अगर रेडियोग्राफ पे जो नज़र आता है और क्लिनिकली नज़र आता है काफ़ी कोरिलेट करता है, नियरली 96%। और इस तरह लेजेस अगर आपको रेडियोग्राफ पे नज़र आती हैं तो फ्लॉस से भी मिल जाती हैं वो लेजेस, राइट। अलबत्ता कॉन्टैक्ट और कंटूर का जो कोरिलेशन है वो पुअर है। और ये उस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आया था जब ये स्टडी की थी, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि बात सही है। आप अगर समटाइम देखते हैं बहुत अच्छा क्राउन बना हुआ है, बेहतरीन है, बहुत अच्छी शेप है, लेकिन कॉन्टैक्ट सही नहीं है, कंटूर दुरुस्त है, बिल्कुल सही शेप लग रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट डालें, फ्लॉस पास करें तो लूज़ है। और समटाइम कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है लेकिन शेप दुरुस्त नहीं है। तो इसका मकसद कॉन्टैक्ट और कंटूर आपस में ज़रूरी नहीं कि रिलेट करें, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं और उन दोनों को हमें अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, राइट। अच्छा, तो पता ये चला कि सेपरेशन रिंग वर्क्स इन कंपोजिट रेस्टोरेशन, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप इसको एमेलगम के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एमेलगम में ऑलरेडी आप कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर सेपरेशन रिंग लगा दिया तो रेस्टोरेशन टूट जाएगी या दांत टूट जाएगा। तो कंपोजिट के लिए तो ये काम कर सकता है, एमेलगम के लिए नहीं कर सकता ये, राइट। तो इसमें हमें 2-3 बातें पता चली हैं कि पता चला कि जी हमें कॉन्टैक्ट और कंटूर को सेपरेटली रीड करना चाहिए, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और कॉन्टैक्ट का टाइट होना इज़ अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टीथ, जो कि आप वेज से कर लें, आप रिंग से कर लें, प्री वेजिंग से कर लें, या कोई भी तरीका लगाएं। और अगर आप थोड़ा सा ऑर्थोडोंटिकली मूव करा के फिलिंग करें और फिर अपनी असेंबली हटा दें तो आपके कंपोजिट पे टाइट कॉन्टैक्ट आएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कंपोजिट में एक और जो डाउन साइड है या एक डेफिशिएंसी वो है कि उसमें वेयर बहुत होता है। वो कॉन्टैक्ट जो आज बहुत अच्छा है, 3 साल 4 साल 5 साल बाद देखेंगे तो पता चलेगा अब तो प्रॉक्सिमल वेयर हो गया। तो इसीलिए कंपोजिट इज़ नॉट अ गुड मटेरियल फॉर पोस्टीरियर क्लास 2s, राइट। कंपोजिट इज़ नॉट अ गुड मटेरियल फॉर पोस्टीरियर क्लास 2s। आप कर सकते हैं, आपको 3 4 5 साल के लिए बेहतर रिजल्ट ही मिल जाएंगे, लेकिन 10 15 20 ईयर्स के लिए प्रॉब्ली इज़ नॉट अ गुड मटेरियल। सो इट्स बेटर टू डू इनडायरेक्ट कंपोजिट्स और सिरेमिक और मेटल, राइट, अगर इफ़ यू वांट टू ऑफर समथिंग मोर ड्यूरेबल टू योर पेशेंट्स, राइट। अब ये चीज़ बताना ज़रूरी था कि कॉन्टैक्ट सही हो जाए, लेकिन कंटूर जब तक सही नहीं होगा चीज़ें फंसी रहेंगी दांतों के बीच में, राइट। और ये हम बता चुके हैं। और स्ट्रेंथ सैम्पल साइज़ ज़्यादा था, रैंडमाइजेशन थी, और लिमिटेशन ये थी कि जी इसके अंदर कोई और आर्म नहीं था, बहुत लंबे टर्म के फॉलोअप्स नहीं थे, और ऑर्डिनिंग स्केल यानी हमने फ्लॉस पे देखा था, कोई हमारे पास मशीन नहीं थी या कोई रीडिंग के लिए कोई यूनिट नहीं था जो कि हमें बता सके कि कंपोजिट की जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ कितनी न्यूटन है, ये हम नहीं बता सकते थे। बाकी तो ये सब डिस्कशन है पेपर के हिसाब से, राइट। तो कंक्लूजन ये था कि जी हमें टाइट कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं अगर आप सेपरेशन रिंग का इस्तेमाल करें। बेहतर तो ये है कि आप एमेलगम करें अगर आप सही तरीके से कर सकते हैं। कंपोजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कॉन्टैक्ट टाइट हो, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट इन प्लेसिंग। अच्छा, केनाइन से आगे ये प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 3 में कंपोजिट अगर टाइट नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है, बट क्लास 2 में इसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है। यानी प्री मोलर और मोलर्स में अगर आप कंपोजिट कर रहे हैं तो उसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है। एंटीरियर्स में अगर नहीं भी है टाइट तो उतना इशू नहीं होता, क्योंकि ये जो फूड स्टेगनेशन का प्रॉब्लम है ये एंटीरियर डेंटेशन का ही नहीं, ये पोस्टीरियर डेंटेशन का प्रॉब्लम है, राइट। तो फिर बाद में इसको पब्लिश भी कर लिया था हमने। चलें, थैंक यू।